जय हिंद। स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मेरा दावा है कि आपके तैयारी करने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। जीके जैसा पोर्शन जिसे आप बहुत मुश्किल समझते हैं वो कैसे आसान हो जाता है। करंट अफेयर्स जैसा पोर्शन जहां आपको लगता है कि पेपर में कहां से क्या आ जाएगा, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, उस सभी चीजों के समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में आप 1 से लेकर 7 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को तो समझेंगे ही, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पर आधारित जीके के क्वेश्चन को भी आप कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। क्लियर है? आज की क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर क्लास इंग्लिश में भी कराइए, तो आपकी क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में अवेलेबल है। हर एक बच्चा इस क्लास को फॉलो कर सकता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। आप एसएससी जीडी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी हेड कांस्टेबल या एनटीपीसी सीबीटी 2 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर है? काफी टाइम बाद क्लास शुरू कर रहे हैं इसलिए ये चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आता है सर हम करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। शुरुआत करेंगे बहुत बेस्ट लेवल से, आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। समझिए करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े। देखिए हम आपको कैसे करंट अफेयर्स कवर कराएंगे। डेली की हम आपको पीडीएफ देंगे, डेली की आपको पीडीएफ देंगे। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो आपके व्हाट्सएप पर पर्सनली हम आपको डेली पीडीएफ सेंड करते हैं, जैसे ये स्टूडेंट को हम डेली पीडीएफ सेंड करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, डेली की पीडीएफ को आपको देखना है, उसे लिखना नहीं है, उसको केवल पढ़ना है। आपको उसे पढ़ना है और इन पीडीएफ को अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, सीधे आ जाना है इस क्लास पर, वीकली क्लास पर। इस क्लास में क्या होगा, अगर आपको डेली के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो 7 दिन के कितने क्वेश्चन हो गए? आप बोलेंगे सर 70 क्वेश्चन हो गए। अब उन 70 क्वेश्चन में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं। ना केवल वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कैसे अपकमिंग एग्जाम में आते हैं। आप हमारी वीडियो पर कमेंट्स चेक करना, बच्चे कमेंट करते हैं सर मैंने यूपी पैट का एग्जाम दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी क्लास से आए हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो जब आप एग्जाम देकर आएंगे आप भी फील करेंगे हाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है? क्या करना है आपको, ये वीकली क्लास को फॉलो करना है। इस क्लास का आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। क्लियर हो रहे हैं? अब बच्चों का एक डाउट होता रहा है सर करंट अफेयर्स की क्लास का हम पूरा पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं, हम क्या करें कि इस क्लास का कंप्लीट बेनिफिट हमें मिले। तो कंप्लीट बेनिफिट के लिए आपको करना क्या है, अपने नोट्स बनाने हैं। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और क्या बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। क्लियर है? मैं जो जो चीजें आपको लिखवाऊंगा, जो जो चीजें बताऊंगा, कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल बेकार रहेगी। क्लियर है? मैक्सिमम फायदा उठाना है। आपको क्या करना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। आपको करना क्या है, भी खुद के नोट्स बनाने। ये स्टूडेंट बनाते हैं, हमें व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, काफी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं। क्लियर है? समझ गए? ये आज पहली क्लास थी इसलिए मैंने आपको कंप्लीट पैटर्न बता दिया, किस तरीके से आपको चीजें शुरू करनी है, कैसे लेकर चलेंगे। हर हफ्ते क्लास आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से आपको कमेंट करते जाना है और आंसर पता है तो बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी? भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी? अब तक पुरुष थे, अब इस बार जो है वो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेगी। ए बीवी नागरत्न, बी पीएस नरसिम्हा, सी फातिमा बीवी, सी अन्ना चांडी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवी नागरत्न। क्लियर हो गया? ये कौन बनेगी, भारत की पहली कौन बनेगी भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस है उसको लिया जाए। नोट करिए अब आप जीके जीएस को, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं वो समझिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं वो भी बताऊंगा, पहले आप इसे नोट करिए। क्या नोट करना है आपको कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने का। क्लियर है? या तो वो 5 साल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, या फिर उसने कम से कम 10 साल तक के लिए उसमें वकालत कर रखी हो। किसमें? उच्च न्यायालय में। ये योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं होनी चाहिए तभी आप सर्वोच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट ऑप्शन पूछता है आपको, 4 ऑप्शन देगा और उनमें से एक आंसर हो जाता है। इसको आप नोट डाउन करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज को कैसे हटाया जा सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हिट करते हैं पेपर में। क्या पूछेगा भी? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? ऑप्शन मिलते हैं, बच्चे दो में कंफ्यूज होते हैं, 62 साल और 65 साल में। होते हो आप या नहीं होते हो? करेक्ट आंसर क्या है? 65 वर्ष। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। ये एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, इनमें आप कई सारे क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? क्या हो जाएगा भाई? 65 साल की आयु सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय तो उनकी कितनी होती है रिटायरमेंट एज? 62 साल। क्लियर है? कितनी होती है? 62 साल। अभी आगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लिखते जाना है आपको कंप्लीट ये 62 साल। और फटाफट कमेंट करके बताना है साउंड वगैरह चीजें क्लियर आ रही है। ठीक है। अगला क्या है? अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाना है तो क्या होना चाहिए? या तो उसकी एज 62 साल 65 साल पूरी हो जाए। सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र। इसके जरिए भी हम जो है सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटा सकते हैं। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। अगर राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटा सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है? ये तीनों ऑप्शन में होंगे, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे करना है? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ जाए। चलिए, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया है? हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पक्का आएगा, 101% आएगा। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन होता है कि नेबरिंग कंट्रीज, जो आपके पड़ोसी देश हैं, वहां की जीके जीएस आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल श्रीलंका। डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा भाई? श्रीलंका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, आपको ना नोट्स बनाने, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये क्लास बिल्कुल बेकार है आपके लिए। फिर तो आप पीडीएफ से ही देखिए, इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसे ही पढ़िए। नोट्स बना रहे हैं तो चीजें माइंड में रहेंगी, एग्जाम के टाइम पर आपको यही चीजें याद आ रही होंगी कि हाँ सर ने ये बताया था, हाँ सर ने बताया था 62 साल उच्च न्यायालय, 65 साल सर्वोच्च न्यायालय, बड़ा है तो 3 साल बढ़ गया रिटायरमेंट एज। तो ये चीजें आपको याद आती है एग्जाम में। एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ ये चीजें आपको, तो इस चीज का आपको फायदा उठाना है। क्लियर है? श्रीलंका की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट जीके जीएस। चलिए सर देखते हैं, लिखना शुरू करिए। हेडिंग डालिए क्या? श्रीलंका के महत्वपूर्ण तथ्य। क्लियर है? पूछा जाता है आपसे, प्रीवियस ईयर में कितनी बार आ रखा है, पाकिस्तान को लेकर, नेपाल को लेकर, बांग्लादेश को लेकर। आगे आगे क्वेश्चन आएंगे, हम उनमें कवर करेंगे। क्लियर है? लिखिए, श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अभी 4 फरवरी 1948 को। क्लियर है? श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है श्रीलंका का? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू वाटर लिली। क्या है भाई? श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है? तो कटहल, जैक फ्रूट जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। क्लियर हो गया? लिखते जाना है, बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन यही आते हैं। मैं उस लेवल का नहीं करा रहा कि आपको लगे हाँ सर बहुत हाई लेवल की चीजें करा रहे हैं, हमें फॉलो करना चाहिए, और एग्जाम में कुछ भी ना आए। क्या फायदा उस पढ़ाई का? ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे हम, कंप्लीट पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल फॉलो करना है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सारे वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, दोबारा रिपीट होंगे। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली नदी। ठीक है, महावेली रिवर क्या है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। क्लियर हो गया? अगला आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी, ये श्रीलंका के ही बारे में बात हो रही है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिदुरुत लागला। क्लियर है? ये क्या है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? अब सर पीक की बात हो रही है, हाईएस्ट पीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया की भी देखते हैं, फटाफट से नजर डालिए इस पे। वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बच्चे बच्चे को पता है सर, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, भारत की बात करें तो आप दो चीजों में कंफ्यूज होते हो, बिल्कुल मैं उस बच्चे को लेकर पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, जो कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर है? दो चीजें कौन सी? एक केटू और एक कंचनजंगा, ये दो हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। क्लियर है? लेकिन इसमें एक अपवाद आ जाता है, केटू जो है उसकी लोकेशन क्या है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में अगर केटू ना मिले तो आप ऑप्शन में क्या टिक करोगे? कंचनजंगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है? ये मैं इस तरीके से चीजें आपको पढ़ा रहा हूं कि पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगी, करेक्ट करके आओगे। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा भी? कंचनजंगा। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कंचनजंगा
भारत के किस राज्य में है या कहां पर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है। इसको लिखेंगे आप लोग, कंचनजंगा कहां पर है भाई? सिक्किम में है। क्लियर हो गया? जो K2 है उसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। क्लियर है? और कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8,586 मीटर। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, K2 और कंचनजंगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? वो नेपाल में है। ये चीजें हम, आप अगर पुरानी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो वो चीजें पता होंगी आपको। आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, ये तरीका पढ़ाने का पसंद आ रहा है, तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके जितने ज्यादा लाइक होते हैं उससे मुझे पता चलता है एटलीस्ट इतने स्टूडेंट हैं जो कंप्लीटली नोट्स बना के फॉलो कर रहे हैं चीजों को। लाइक कर दीजिए अगर आपको बहुत पसंद आ रही है क्लास तो। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक पुरस्कार दिया गया? क्लियर है? हॉकी खिलाड़ी की बात हो रही है, उड़ीसा सरकार ने बीजू पटनायक पुरस्कार दिया। सर ये बीजू पटनायक पुरस्कार क्या होता है? देखिए, बीजू पटनायक कौन थे? उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के फादर साहब है कौन? बीजू पटनायक। क्लियर हो गया? ये उन्हीं के बेटे नवीन पटनायक जो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित रोहिदास। आप सभी को कमेंट करते जाना है। अगर आप डेली पीडीएफ पढ़ते हैं तो इनके आंसर आपको पता होंगे, और आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको ये लगेगा हाँ सर मैं पढ़ रहा हूं और मेरी तैयारी एक सही डायरेक्शन में चल रही है। मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं और आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्लियरली कट दे रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन भी देख रहे हैं इस क्लास को, तब भी आपको कमेंट करना है, तब भी आपको कमेंट करना है। इससे होता क्या, आपकी एक हैबिट बिल्ड होती है पढ़ने की। क्लियर है? चलिए, अब उड़ीसा को ही लेकर इंपॉर्टेंट चीजें आपसे क्वेश्चन पूछ ले। उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री, तो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री जो रहे अब तक, वो कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो वो भी नवीन पटनायक। आपको लिखना जरूर है, नोट्स नहीं बनाओगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार है। नोट्स आपके कब काम आएंगे? नोट्स काम आएंगे पेपर के समय में। एग्जाम से 1 महीने पहले आप केवल इन अपनी कॉपी को खोलकर नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। ये क्लासेस देखेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। क्लियर है? नोट्स आपको बनाने होंगे उस समय। चले भी, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? ठीक है, जोन सा स्टेट जब सुर्खियों में आ जाता है ना, वहीं से लेकर आपके जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं। और आपको लगता है सर मैं सारे राज्यपाल पढ़ूं? नहीं, सभी राज्यपाल क्यों पढ़ेंगे आप वो पढ़िए ना जो एग्जाम में चल रहा है, या जो अभी नियुक्ति हुई है, या फिर वो स्टेट काफी उसमें है, या उस स्टेट में अगर इमरजेंसी लग गई है। अगर स्टेट में इमरजेंसी लग जाएगी तो राज्यपाल के अंडर में आ जाता है ना सारा। इसलिए पूछा जाता है आपसे कि इस राज्य के राज्यपाल बताइए। बच्चा क्या करता है? सारे याद करने लग जाता है। तो उस तरीके से नहीं चलना आपको। इस एक क्लास को, हफ्ते में एक क्लास आएगी, ये एक क्लास फॉलो करेंगे, डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी पढ़ने की। खुद पढ़ेंगे आप इस एक क्लास के साथ ही। ठीक है, आपका पूरा कोई समय नहीं जाएगा, इस क्लास को फॉलो करना है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। क्लियर है? ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उड़ीसा की ही बात करें तो इन चीजों को हम साथ में करते हुए चलेंगे। जिस किसी भी राज्य की बात होगी, हम उसकी लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें कितनी है? कुल 21 सीटें हैं उड़ीसा में। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता होकर गुजरता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया? उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 21। मैं करा चुका हूं यूपी का, आपको पुरानी क्लासे आप देखेंगे तो। उड़ीसा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। क्लियर हो गया? उड़ीसा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आप बोलेंगे सर 10 सीटें। उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें? आप बोलेंगे सर 21 सीटें। कितनी? 21 सीटें। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कमेंट करिए। हाल ही में किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? राज्यसभा के महासचिव किसे बनाया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर हाउस किसे कहते हैं, उच्च सदन किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे लोकसभा को उच्च सदन डाल देते हैं, गलत। उच्च सदन, अपर हाउस क्या होता है आपका? राज्यसभा। क्लियर है? राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीजन है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। एक क्वेश्चन और बन गया आपका। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी भंग नहीं की जा सकती? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में उसमें चुनाव होते रहते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए उनका टाइम पीरियड होता है। ये सारी चीजें हम आपको पुरानी क्लासेस में करा चुके हैं। कंप्लीट फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको पता भी होगी। क्लियर है? ये जो भी बातें मैंने आपको बताई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी बात फालतू नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर?
चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट से बताइए, किसे हाल ही में महासचिव नियुक्त किया गया? बिल्कुल, पीपी के रामाचार्युलू। अब देखिए, एक चीज नोटिस करने वाली है, राज्यसभा में जो ये हम अपॉइंट करते हैं ज्यादातर साउथ के होते हैं, तो इनके नाम भी आपको कुछ इसी तरीके से मिलेंगे। क्लियर है? जैसे वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं साउथ से ही कनेक्ट रखते हैं। चलिए, तो अब बात हो रही है राज्यसभा की, इंपॉर्टेंट चीजें देखिए और इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल जैसे एग्जाम में, एसएससी के बड़े बड़े एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या धन विधेयक? बड़े ध्यान से समझना है, कभी हम डिटेल क्लासेस भी लाएंगे जीएस की, इन क्लासेस में तो आप रिवीजन कर रहे हैं जीके जीएस का, और मेरे तरीके से करिए, गारंटी देता हूं आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे एक ये भी पूछा जाता है कि जो धन विधेयक है उसको कौन निर्धारित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इस चीज को आपको लिख लेना है, लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई धन मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, कोई सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्लियर है? अगर वह बिल धन विधेयक है तो वह बिल राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा, यह भी क्वेश्चन बनता है, यही मैंने यहां लिखवाया है। क्लियर हो गया? चलिए, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बात आपको पता होनी चाहिए कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं भारत के पहले अध्यक्ष कौन है, या मैं आपसे पूछूं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर एक ही होगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, चीजें यही आती हैं आपके एग्जाम में। आपको लग रहा होगा सर ये सारा तो मुझे आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आती है सारी चीजें। क्लियर है ना? चलिए, लिखते जाना आपको। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ही मैं लेवल थोड़ा बढ़ा दूं आपके पेपर का, तो मैं क्वेश्चन यहां से डालूंगा। क्या बोलूंगा मैं? राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे बताइए। बच्चे फंस जाएंगे। क्यों? अध्यक्ष तो सारे याद करते हैं, उपाध्यक्ष पहला कौन याद करेगा? आप याद करेंगे। क्लियर है? राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एनवी कृष्णमूर्ति राव। क्लियर है? राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, सीजीएल जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लियर? प्रथम उपसभापति महिला कौन थी? और अगर मैं लेवल बढ़ा दूं तो मैं महिला पूछ लूंगा कि पहली महिला कौन थी राज्यसभा की, फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन, तो कौन थी भाई? वायलेट अल्वा, श्रीमती वायलेट अल्वा कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला थी। ठीक है, जो कि डिप्टी चेयरमैन बनी थी। क्लियर हो गई चीजें? आगे बढ़ जाएं, फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। क्लास को कंटिन्यू रखे, हर वीक लेकर आए, मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर है? ऑफलाइन देख रहे हैं, जब भी कमेंट करके बताइए क्या ये पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है आपको। बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को तैयार करने में और क्लास को लाने में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा राज्य 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया? इंडिया में कमाल हो गया, 100% वयस्क आबादी वाला टीकाकरण करने वाला, कोविड वैक्सीन लगाने वाला 100% करने वाला पहला राज्य बन गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सभी का सही है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया। क्लियर? अब सर बात हो रही है आबादी की, बात हो रही है सर पॉपुलेशन की। अगर बात पॉपुलेशन की हो रही है तो आपको पता है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में कि 2011 की जनगणना से लेकर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, फटाफट से देखिए इनको। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? बिल्कुल पूछा भी गया, 15वीं जनगणना। कौन सी थी? 15वीं जनगणना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सन 2021 की जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना है? तो आप आंसर क्या करेंगे? सर 16वीं जनगणना है। कौन सी होगी? ये जो 2021 में हमारी जनगणना होगी 16वीं जनगणना होगी। अगर क्वेश्चन को मैं और अपडेट करूं तो मैं क्या पूछ सकता हूं, आजादी के बाद 2021 में जो जनगणना होने वाली है वो कौन सी जनगणना होगी? तो आजादी के बाद कौन सी होगी? ये 8वीं होगी। कौन सी होगी? 8वीं जनगणना होगी। लिखते जाना आपको, ठीक है? और जो 2011 की थी वो कौन सी थी? 7वीं जनगणना। क्लियर हो गया? डिफरेंस समझ पा रहे हो कि आप कैसे फंस जाते हो जीएस में? पढ़ के बहुत जाते हो लेकिन आंसर नहीं कर पाते, यही छोटी मोटी चीजों में फंसाता है आपको। क्लियर है? इस क्लास को लाने का एक ही पर्पस है कि आप जीएस को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, सही ट्रैक पे चल के रिवाइज करें। क्लियर? भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश, आंसर डाल देंगे। क्वेश्चन को ट्विस्ट करके क्या पूछता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार। लिख लेना है, बिहार दिख रहा है आप सभी को? बिल्कुल दिख रहा है। क्लियर है? ये लीजिए,
भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो आप बोलेंगे सर उत्तर प्रदेश। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो आप बोलेंगे बिहार। क्लियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कमेंट करके बताइए। हमारा प्यारा, समझ गए होंगे, ठीक है, कमेंट करके आप उसका आंसर बताइए। और आगे बढ़ जाएं, लिख लिया यहां तक आपने। चलिए, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर सबसे कम आबादी वाला राज्य वही है जहां पर कंचनजंगा है, अभी आपने बताया था। क्या है आंसर? सिक्किम। बिल्कुल, चीजें याद होती जा रही हैं। बने रहो इस क्लास में, चीजें क्लास में ही याद होंगी, रिवीजन करना है आप अपने नोट से करोगे, ठीक है। सिलेक्शन होगा 101%, फॉलो करते रहें। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछा है मैंने, सिक्किम आंसर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व का मतलब आप समझते हैं ना कि अगर एरिया छोटा है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया के हिसाब से जब हम कंपेयर कर देते तब वो जनसंख्या घनत्व। अरुणाचल प्रदेश जगह बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, उस हिसाब से देखा गया है। क्लियर हो गया? जब हम जीके की क्लासेस लेकर आएंगे वहां डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ये सारी चीजें। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। लिख लिया यहाँ आपने? स्लो इसलिए करा रहा हूं चीजें ताकि आप नोट्स बनाते चले, और अभी भी आप मजे से लेट कर बैठकर और ऐसे ही देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी फायदा नहीं है, आपको नोट्स बनाने तभी फायदा है क्लास का। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? फटाफट से कमेंट करके इस सवाल का आंसर मुझे बताइए। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? चार ऑप्शन है आपके पास, आईटीबीपी, एनएसजी, बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ। आतंकवाद विरोधी है तो आपको याद आ रहा है मुंबई अटैक, बिल्कुल याद आ रहा है। मुंबई अटैक मुंबई पुलिस ने हैंडल करी थी, उसके बाद कौन आए थे? एनएसजी कमांडोज, ठीक है। तो ये जो भी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं इंडिया के इंटरनल, अगर हम इंटरनली बात करें तो एनएसजी को अपॉइंट किया जाता है, एनएसजी को भेजा जाता है। तो एनएसजी ने ही ये अभ्यास किया है, क्या? गांडीव 2021। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, गांडीव 2021 किसने किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। क्लियर है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्लियर है? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एनएसजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, आपसे पूछेगा कब गठन हुआ था, पूछते हैं आपसे, पूछते हैं सीआईएसएफ का गठन कब हुआ था, अभी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, सारा हम कर चुके हैं। अब एनएसजी को लिखिए, लिखते जाना है, जैसे ही आपके नोट्स बन जाएंगे 3-4 महीने बाद आप खुद देखेंगे मजा आ गया सर। कब हुआ था इसका गठन? 22 सितंबर 1986 में एनएसजी का गठन हुआ था। क्लियर है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है एनएसजी के? तो कौन है? एम एन गणपति, एम ए गणपति। एम ए गणपति कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है, लिख लेंगे आप इसको। एम ए गणपति कौन है? एनएसजी के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। एनएसजी जो है वो किस मंत्रालय के अंदर आती है? तो एनएसजी किस मंत्रालय के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर है? किसके अंतर्गत आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। क्लियर है? आपकी सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर हो गया? होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से अपना निकासी अभियान समाप्त कर दिया? फटाफट से बताइए, अभी बहुत न्यूज में रहा था ये, फटाफट से बताइए। न्यूज में तो यही चल रहा है, तालिबान, खोल के देखो न्यूज, तालिबान तालिबान यही चल रहा है। इसको लेकर भी क्वेश्चन लाएंगे, जब इतना चल रहा है आपके एग्जाम में भी तो बन सकता है। फटाफट से इसका मुझे आंसर बताइए। बिल्कुल, क्या आंसर हो जाएगा? बी, फ्रांस इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी, फ्रांस इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से अपना निकासी अभियान समाप्त कर दिया? फ्रांस, 20 सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तालिबान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो लग सकते हैं, हाँ भाई आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तालिबान के संस्थापक की बात करें तो दो इसके संस्थापक है, फाउंडर माने जाते हैं। कौन? एक मोहम्मद उमर और दूसरे कौन है? अब्दुल गनी ब्रदर। क्लियर है? अभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि इनको वाइस पीएम या पीएम वहां का बनाया जा रहा है अफगानिस्तान का। ठीक है, तो ये दोनों ही पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तालिबान के संस्थापक पूछे तो। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट आपका ज्योग्राफी से ये बन जाता है, सलमा बांध विद्युत परियोजना। ये है क्या? सलमा बांध विद्युत परियोजना जो है ये भारत के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर बनाई गई है, भारत के सहयोग से। ठीक है, ताकि हमारे और अफगानिस्तान के जो बीच के रिलेशन है वो और भी अच्छे हो जाएं, हमारी दोस्ती और अच्छी रहे। इसको लेकर सलमा बांध विद्युत परियोजना जो है वो अफगानिस्तान में बनाई गई। क्लियर है? शुरू की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान। आपसे ये दे देगा सलमा बांध विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? चार ऑप्शन होंगे, आंसर क्या कर देंगे आप? बिल्कुल आंसर कर देंगे, तालिबान ने इस पे कब्जा करा है, अफगानिस्तान। क्लियर है? चलिए, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल इसकी राजधानी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने बनाया है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी हैदराबाद। क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा? फटाफट से बताइएगा। जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा? ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा क्या? आईआईटी रुड़की। क्लियर है? ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, प्लांट की बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस उठाएं। बिल्कुल, पौधे में बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग। फटाफट से आप हेडिंग डालिए और इसको लिखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे। पौधे में बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? तो कॉटन, जैसे ये आपके रोग के नाम है, ये क्या है? ये डिजीज है। ठीक है, और ये आपके वो पौधे हैं कि जिनमें ये चीजें होती हैं। क्लियर है? जैसे ब्लैक आर्म किस में पाया जाता है? कॉटन के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? कैंकर रोग किस में होता है? टमाटर में होता है। ठीक है, विलय रोग किस में होता है? आलू के अंदर होता है। ये तीनों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कैसे आया था? पादप के किस रोग को विलय रोग के नाम से जाना जाता है? विच डिजीज ऑफ प्लांट इज नोन एज रिंग डिजीज? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? रोट ऑफ पोटैटो। क्लियर है? आलू का मुरझा जाना, आपने देखा होगा आलू मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो वो किस डिजीज में आते हैं? विलय रोग। क्लियर है? पूछे गए क्वेश्चन है, बस आपको नोट कर लेना और इनको याद कर लेना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, हाल ही में राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने की घोषणा की गई है। अगर किसी भी चीज का नाम बदला जाता है तो वहां के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर हो जाते हैं। क्लियर है? कहाँ का है ये भाई? राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये है असम में, जहां एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में, हम पढ़ चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, असम हो जाएगा। क्लियर है? कुछ और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान फटाफट से नोट करिए। क्या? असम का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान तीन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये असम में स्थित है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी असम में है। ठीक है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? असम में है। क्लियर है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। क्लियर हो रही है चीजें? बिल्कुल, आगे बढ़ जाएं। जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस उच्च न्यायालय ने केंद्र से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। हम अंदाजे से भी आइडिया लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा उच्च न्यायालय? इलाहाबाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा सर। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसने क्या करा है अभी? सर्वोच्च न्यायालय को बोला है कि क्या, वो केंद्र को बोला है क्या करने के लिए? कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्लियर? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया, साथ ही साथ उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन पे नजर मारिए फटाफट से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष, ये तो आप वैसे ही याद कर चुके हैं। क्लियर है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आप बोलेंगे सर राष्ट्रपति। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ऑप्शन में दो चीजों पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसमें? राज्यपाल और राष्ट्रपति। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। क्लियर होगी ये बात? आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, कब हुई थी भाई? 1866 में। ठीक है, 1866 में क्या हुआ था? इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 1866 में, लिख लेना इसको, पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तीन और उच्च न्यायालय हैं, उनकी भी स्थापना पूछा जाता है। बंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों जो आपके उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, ये कब स्थापित हुए थे? 1862 में। क्लियर है? देखिए लिंक कैसे करते हैं, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं आपको याद होगा। 1857 में क्या हुआ था? आप बोलेंगे सर 1857 में विद्रोह हुआ था। उसके बाद उस विद्रोह में कौन जीता था भाई? अंग्रेजों ने ही संभाल लिया था उस चीज को। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक ठीक बिल्कुल, 1857 के विद्रोह के बाद क्या किया गया भाई कि ये मुद्दे दोबारा ना उठे, इस तरह की चीजें दोबारा ना उठे। तो इसके लिए क्या किया गया? चलिए कोर्ट बना देते हैं। अगर कुछ दिक्कत है आपको तो आप कोर्ट में आइए, वहां के जो है आपके मसले सुलझाए जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट का निर्माण किया गया। तीन उच्च न्यायालय बनाए गए जो उस समय की प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? बंबई, कलकत्ता और मद्रास। क्लियर है? 57 के बाद से अब आप याद रखेंगे 1862। क्लियर है? क्या बना दिए गए? तीन उच्च न्यायालय बनाए गए थे। क्लियर है? चीजें याद हो रही है, लिंक हो पा रही होंगी। बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं।
हाल ही में बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है, उनका नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, तो आप आंसर क्या करेंगे सर? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। किसे मिला ये? डॉक्टर फिरदौसी कादरी। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे मिला ये अवार्ड? डॉक्टर फिरदौसी कादरी को ये अवार्ड मिला है। क्लियर है? बिल्कुल, रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। इससे इंपॉर्टेंट बातें आप फटाफट से नोट करिए। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किसे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। समझ गए? इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1958 से। ठीक है, प्रथम पुरस्कार ये कब दिया गया था? 1958 से। कौन सा देश देता है? तो फिलीपींस। कौन सा देश देता है ये पुरस्कार? फिलीपींस। क्लियर है? फिलीपींस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक आपको चीजें क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डल झील में फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तैरता हुआ एटीएम। ठीक है, डल झील में किस बैंक ने खोला है? एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। आरबीआई हो सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हट गया। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई। क्लियर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? इसने फ्लोटिंग एटीएम खोला है कहां पर? डल झील में। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपसे बड़ा पूछा जाता है, क्या एसबीआई हो गया, आरबीआई हो जाए, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, इनके अध्यक्ष, चेयरमैन, ये पूछे जाते हैं ना, नोट करिए फिर। एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आप बोलेंगे सर दीपक पारेख। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आप बोलेंगे सर कौन है? दीपक पारेख। क्लियर? आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र। श्री गिरीश चंद्र कौन है? आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा कौन है? एसबीआई बैंक के चेयरमैन हैं। क्लियर है? चेयरमैन ऑफ एसबीआई कौन है? दिनेश कुमार खारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। क्या क्वेश्चन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी, उसे भी रिवाइज करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना आप सभी। क्लियर है? अगर आप यहां तक इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करना है आपको अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, हर जगह इस चीज को शेयर जरूर करा करिए। ज्यादा बच्चे आएंगे और अच्छा लगेगा पढ़ाने में। हाल ही में जलियांवाला बाग स्मारक को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो किसने किया भाई जलियांवाला बाग स्मारक? अभी रिसेंटली किसने किया? बिल्कुल, पीएम ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सर जलियांवाला बाग चल रहा है तो कुछ क्वेश्चन उठाएं। बिल्कुल, नोट करना शुरू करिए। गोली चलाने का आदेश, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? चार ऑप्शन मिलेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल आर डायर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो नामों में, एक है आर डायर और एक है ओ डायर। क्लियर है? ओ डायर कौन थे? ये वो व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। अभी बताऊंगा आपको इनके बारे में भी। क्लियर है? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल आर डायर। क्लियर है? याद रखेंगे, आर डायर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? माइकल ओ डायर। क्लियर है? माइकल ओ डायर कौन थे? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे भाई? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर। क्लियर है? इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लंदन में माइकल ओ डायर की गोली मारकर किसने हत्या कर दी थी? उधम सिंह ने। क्लियर है? जब क्वेश्चन घुमाकर देगा तो ऐसे पूछा जाएगा, उधम सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसकी लंदन में हत्या कर दी गई थी? चार ऑप्शन मिलेंगे, उसमें दो ऑप्शन पे आपकी नजर जाएगी, आर डायर या ओ डायर। ये आए हुए क्वेश्चन है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, पेपर दे चुके हैं, तो आप खुद फेस करते होंगे इन चीजों को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओ डायर। क्लियर है? सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी? बिल्कुल, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ माइकल ओ डायर की। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नोट करते जाना है आपको। अच्छा, एक चीज और मुझे कमेंट करके बताइए, कितने बच्चे हैं जो इस कंटेंट को इंग्लिश मीडियम में फॉलो करते हैं या इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं? वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट लग जाता है इंग्लिश में कन्वर्ट करने में से। अगर हिंदी के ही बच्चे हैं तो मैं इसको इंग्लिश में नहीं लाऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, वरना मैं इसको हिंदी में ही आगे से कंटिन्यू करूंगा। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, रिसेंटली ये ऐप लॉन्च हुआ है, पूछ लेता आपसे क्वेश्चन, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फिट इंडिया। सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बिल्कुल सी, फिट इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा?
बिल्कुल, खेल मंत्री कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर। क्लियर है? चलिए, पहले फाइनेंस के अंदर काम करते थे, अब ये खेल मंत्री बन गए हैं। चलिए, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। सर, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। ये सारे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। क्लियर हो गया? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी के जादूगर। सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन। ध्यानचंद राष्ट्रीय जो स्टेडियम है वो कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ जाएं। हाल ही में पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? अवनी लेखरा, भाविनाबेन पटेल, वंदना कटारिया या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही तीनों कौन है? बिल्कुल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अब बताइए। अब आंसर तो सारे सही कर रहे हैं। अवनी लेखरा ए, ठीक है। अब बताइए वो किस खेल से संबंधित है? फंस गए आप। बिल्कुल, समाधान करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अवनी लेखरा करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर? चलिए, खेल की बात करें तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटर। क्लियर है? और भावनाबेन पटेल किस खेल से संबंधित है? तो आप बोलेंगे सर टेबल टेनिस से। क्लियर है? वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। डायरेक्ट नाम पूछता है आपसे। आगे बढ़ जाए। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता? बताइए। ये तो सभी को पता होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में खबरों में रही उमनगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित की गई है? ठीक है, कौन सी है? उमनगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में लाई गई है? फटाफट से कमेंट करिए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या मेघालय? क्लियर है? बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा वर्षा वहीं होती है, मेघालय। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय। क्लियर है? जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना जरूर नोट करिएगा आप। कौन कौन सी है? पाली मेला जल विद्युत परियोजना कहां पर है? ये उड़ीसा में है। डायरेक्ट पूछता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है? रिहांद जल विद्युत परियोजना, रिहांद नदी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो रिहांद जल विद्युत परियोजना कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा भी गया है ये प्रीवियस ईयर में। PYQ क्वेश्चन है। रिहांद जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश। रिहांद नदी कहां पर है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? पुरानी क्लासे देखी होंगी, वहां भी करा है अपन ने। आगे बढ़ जाए। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, देखिए नाम से ही लग रहा है साउथ का नाम है, तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? केरला। ठीक है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहां से संबंधित है? केरल से है। ठीक है? कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, कहां से? भी महाराष्ट्र से रिलेट करती है। क्लियर हो गया? कहां पर है? महाराष्ट्र में है। नोट करते जाइएगा फटाफट से। आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। हाल ही में प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई। इंडिया एशिया का पहला देश बन गया जिसने प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्लियर है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी, भारत इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? प्लास्टिक के यूजेस को लेकर जो काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी, तो उनको लेकर प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है? प्लास्टिक के यूजेस वगैरह को कैसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो एशिया का पहला किसने करा है भाई? भारत ने। क्लियर है? चलिए, प्लास्टिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या? एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? पॉलीइथिलीन और टेफ्लॉन। ठीक है? आपसे पूछा जाएगा टेफ्लॉन निम्नलिखित में से क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक है। क्लियर हो गया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो ग्लिमटल, बैकलाइट और टेरिलिन, ये तीनों किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ये तीनों किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है? 4 ऑप्शन दूंगा आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो थर्मोसेटिंग नहीं है। क्या है वो? थर्मोप्लास्टिक है। क्लियर हो गया? बिल्कुल, आगे बढ़ जाए। नोट कर लिया आपने? चलिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी ट्रिक्स कब मनाया गया? ट्रिक्स नहीं है, यहाँ दिवस होगा। क्या होगा ये? दिवस। क्लियर है? टाइपिंग एरर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया?
व्हेन वाज इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल चैरिटी डे? फटाफट से कमेंट करिए। बिल्कुल, कब मनाया गया? 5 सितंबर को। क्लियर है? 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं इंडिया में? टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ही टीचर्स डे भी मनाया जाता है। क्लियर है? सर बात हो रही है डेज की, तो क्यों ना सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज नोट किए जाएं। करिए। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। क्लियर है? 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। क्लियर है? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। क्लियर है? इनको नोट करते जाना है आपको। 14 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्लियर? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। क्लियर है? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कोरोना वगैरह चल रहा है तो टूरिज्म पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा अब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मनाया जाता है अभी? 27 सितंबर को। क्लियर है? ऑलमोस्ट सितंबर के सारे हैं, कुछ और आएंगे तो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ जाए। हाल ही में सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में सोलंग फेस्टिवल जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या असम? क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल सर, सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? हाल ही में फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है, या सुहांग त्योहार किस राज्य से संबंधित है? डायरेक्ट पूछेगा आपको, सभी नहीं पढ़ना है, यही आएगा पेपर में, यही पढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए, अरुणाचल प्रदेश। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य त्योहार पर नजर डालिए। क्या पूछा जाता है आपसे? सियांग नदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गालो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य लिख लिया ये आपने, तीनों इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर? आगे बढ़ जाए। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य, पाड़ो चाम नृत्य। पाड़ो चाम नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है? वॉर डांस किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर? दोनों नृत्य इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बाड़ो चाम नृत्य, इसकी आप पिक भी देख रहे हैं। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाड़ो चाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर? चलिए। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पहले नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? क्लियर है? नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज भारत और किस देश की सेना के बीच में किया गया है रिसेंटली? क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते जाना आपको, बी अल्जीरिया इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, तभी मजा आएगा इस क्लास को लाने में। बहुत एफर्ट लगते हैं, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही यूजफुल रहेगा आपके लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, फिर इसके जीके जीएस उठाएंगे। भारत की नौसेना और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण अभी किया गया? सिम्बेक्स कितनी बार पूछा जाता है आपसे? सिम्बेक्स, देखिए इसके इस क्वेश्चन में ही आंसर है सिम्बेक्स। सिंगापुर, अमेरिका, जापान या बांग्लादेश? सिम्बेक्स में जो एसआई है वहीं से आप ले लो, क्या? सिंगापुर। ठीक है, और B4 क्या हो गया? भारत। सिम्बेक्स किस किस के बीच में होता है? सिम्बेक्स होता है सिंगापुर और भारत के बीच में। ठीक है, नेवी एक्सरसाइज है। ये भी पूछ लेगा कौन सा संस्करण हुआ, तो 28वां हुआ है अभी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए सिंगापुर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी चीज आपको? बिल्कुल। रिलेटेड कुछ देखिए अभ्यास, फटाफट से देखिए। जेपेड, ZAPAD 2021, ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था। ये भारत और कई देशों के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जेपेड 2021 किस देश में हुआ था? तो कहां पर हुआ है ये? स्थान क्या है? रशिया में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहां पर हुआ? रशिया में हुआ था। क्लियर है? गरुड़ शक्ति किस किस देश के बीच में होता है? तो गरुड़ शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। क्लियर है? कहां पर होता है? तो ये इंडोनेशिया के ही अंदर होता है। क्लियर हो रही है? चीजें समझ में आ रही है? ये मैंने लिखा है तो किस तरीके से आपको नोट डाउन करना है और कैसे समझना है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और चाइना के बीच में होता है। 2019 में ये हुआ था, उसके बाद अभी फिलहाल नहीं हुआ। ठीक है, भारत और चाइना के बीच होता है। कहां पर होता है ये इसका आयोजन? तो इसका आयोजन होता है मेघालय में। क्लियर है? इंडिया में मेघालय। आपसे पूछेगा इंदिरा, बहुत फेमस है ये। इंदिरा जो युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है।
ठीक है, किस स्थान पर ये युद्ध अभ्यास होता है? तो अंडमान सागर। क्लियर है, अंडमान सागर में ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। क्लियर हो गई ये चीजें, समझ में आ रही है आपको? चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए टोक्यो, अभी आपने देखा जो टोक्यो 2019 गेम थे, टोक्यो 2020, उन देशों को रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। एग्जाम में ना बने लेकिन खबरों में बहुत सारे थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ओलंपिक्स को लेकर कुछ जीके जीएस को देखेंगे जो 101% आपके एग्जाम में आएगा। फटाफट से अब आपको इनके आंसर करते जाने, जीके जीएस हम एक साथ देख रहे होंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? इन्होंने भाला फेंक पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से। क्लियर है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था नीरज चोपड़ा, उनका भी भाला फेंक ही है, भाला से ही संबंधित है वो भी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृष्णा नागर ने टीपी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता, इनका संबंध किस खेल से है? आपको बता रहा हूं ना, आपसे या तो मेडल पूछ लेगा या फिर खिलाड़ी का खेल पूछ लेगा। इसने खेल पूछ लिया, तो किससे संबंधित है वो? बैडमिंटन। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये रे सर, क्लियर है, कृष्णा नागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता, वो किस खेल से संबंधित है? वो भी बैडमिंटन से है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। क्लियर है? प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? 8वां, 10वां, 48वां या 24वां? सर 8 हो जाए तो मजा ही ना आ जाए। क्लियर है? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? 30 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। क्लियर है? 24वें नंबर पर रहा है किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में। और अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत का क्या स्थान रहा है, उसको नोट डाउन करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रथम ओलंपिक, फर्स्ट ओलंपिक, और हम रिलेट करेंगे अभी के जो अभी हुए हैं हाल ही में टोक्यो ओलंपिक। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन बनेंगे, 101% बनेंगे। क्या ओलंपिक की शुरुआत किस वर्ष में हुई? आप बोलेंगे सर 1896। ओलंपिक की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1896 में। क्लियर हो गया? ओलंपिक किस स्थान से, कहां से, किस देश से शुरू किए गए थे? तो ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक का आयोजन हुआ था। भाग लेने वाले टोटल कितने देश थे? तो सब पहला ओलंपिक हुआ था 13 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने? 13 देशों ने। क्लियर हो गया? ये तो थी पहले ओलंपिक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए वो कौन से ओलंपिक थे? तो आप करेक्ट आंसर करेंगे सर 32वां। कौन सा ओलंपिक था? 32वां ओलंपिक थे। क्लियर है? कौन से वर्ष में हुआ थे? तो 2020 में आयोजन हुआ था इनका। स्थान क्या है? तो आप बोलेंगे सर टोक्यो में आयोजन हुआ था इसका। क्लियर है? कहां हुआ था? टोक्यो में। भाग लेने वाले कुल देश कितने थे टोक्यो ओलंपिक में? तो आप बोलेंगे सर 205 देशों ने भाग लिया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या आंसर हो जाएगा आपका? अमेरिका। लिख लेना इसको, ये आपकी पीडीएफ में नहीं बन पाया। अमेरिका। सेकंड नंबर पर कौन रहा है? तो सेकंड नंबर पर कौन रहा है अभी? चाइना। थर्ड नंबर पर कौन रहा है? तो थर्ड नंबर पर रहा है आपका जापान। क्लियर है? ये तीन हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपको पता होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे। पेन इंपॉर्टेंट है भारत। भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो भारत रहा है 48वें नंबर पर। क्लियर है? टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें नंबर पर रहा है। पाकिस्तान कौन से नंबर पर रहा है? तो पाकिस्तान रहा है 0 पर। क्लियर है? चलिए, पाकिस्तान ने कोई भी मेडल नहीं जीता, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जीतेंगे। थिंक पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्लास अगर आपने कंप्लीट देखी है ये आज की और इसके नोट्स बनाए तो आप अपने पेजेस को बैक करके देखिए आपने कितना सारा जीके जीएस को लिख लिया है। और ये सारा वो जीके जीएस है जो लूसेंट की बुक, किरण की बुक और राकेश यादव, जितनी भी आपकी जीएस की बुक आती है इन सब का निचोड़, प्रीवियस ईयर का निचोड़, करंट अफेयर से लिंक करते हुए क्वेश्चन, ये सारे आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए। पेपर में यहीं से जीके जीएस दिख रहा होगा आपको। क्लियर है? अगली क्लास, अगर आपको ये क्लास पसंद आई और मुझे लगता है कि आप सारे फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा 14 सितंबर को लाइव। क्लियर है? और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे 8 से 14 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अगर यहां तक इस क्लास को देखा है तो 101% आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम जरूर होंगे। क्लियर है? बिल्कुल पढ़ाई करना है, सिलेक्शन आपका होगा, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।